दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ अगली जंग की तैयारियां जमीन पर साफ नजर आने लगी हैं। और इसी पूरी तस्वीर का सबसे डरावना चेहरा गजा बनता जा रहा है, जहां आने वाले हफ्तों में हालात और ज़्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के नियंत्रण वाला इलाका और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इजरायली सैन्य योजना में ये बात सामने आई है कि मार्च के महीने में एक नया और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। और इसके पीछे इजरायली पक्ष की दलील ये बताई जा रही है कि हमास को हथियार छोड़ने यानी डिसआर्म कराने में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है और इसी वजह से आगे सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है। इस पूरे समीकरण में एक और अहम संकेत ये भी है कि किसी बड़े ऑपरेशन के लिए वाशिंगटन की सहमति जैसे राजनीतिक पहलू भी बेहद अहम माने जा रहे हैं। यानी फैसला सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सत्ता के बड़े केंद्रों में भी पक रहा है। और इसी बीच हमास की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी कहानी को और जटिल बना दिया है। हमास के प्रवक्ता हाशिम कासिम ने कहा कि संगठन ने गजा पट्टी में प्रशासन चलाने वाली सभी सरकारी बॉडीज को भंग करने और उन्हें एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी को सौंपने का साफ फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि हमास ये संदेश देना चाहता है कि वे प्रशासनिक स्तर पर ट्रांजिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सत्ता से पीछे हटने का रास्ता भी खोल सकता है। लेकिन इसी के साथ हमास ने इजराइल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हमास का कहना है कि इजराइल युद्ध विराम समझौते का लगातार उल्लंघन कर रहा है और जानबूझकर दूसरे चरण में जाने की प्रक्रिया को रोक रहा है, जबकि अमेरिकी समर्थित योजना के दूसरे चरण में एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बल जैसी व्यवस्था का जिक्र भी किया गया था। लेकिन यही समीकरण बल अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि बताया यह गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की की भागीदारी का खुलकर विरोध किया है और इस वजह से अजरबैजान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे संभावित साझेदार देशों की सूची भी ठंडी पड़ सकती है। यानी जिस व्यवस्था को गजा में स्थिरता लाने का रास्ता बताया जा रहा था वही अब टकराव की वजह बनती दिख रही है। लेकिन इस पूरी राजनीति से कहीं ज़्यादा डरावनी सच्चाई गजा के भीतर की मानवीय स्थिति है, जहाँ युद्ध विराम के दावों के बीच मौत और तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। बताया गया है कि सिर्फ 3 महीनों में युद्ध विराम के करीब 1200 उल्लंघनों में 439 फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें हवाई हमले, गोलीबारी और घरों को गिराया जा रहा है। और अगस्त 7 अक्टूबर 2023 के बाद की कुल तस्वीर देखें तो गजा में मरने वालों की संख्या 71,000 से ज़्यादा बताई जा रही है, जिनमें कम से कम 20,000 बच्चे शामिल बताए गए हैं। और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के मिट जाने की कहानी है। हज़ारों लोग अब भी मलबे के नीचे दबे बताए जा रहे हैं, क्योंकि बचाव एजेंसियों के पास भारी मशीनी तक नहीं है और सर्द मौसम ने हालात को और भी जानलेवा बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बाढ़ टूटते शेल्टर और कमजोर टेंटों के बीच हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। एजेंसी के प्रमुख ने साफ कहा है कि जो मदद पहुंच रही है वह ज़रूरत के मुकाबले बेहद कम है और जो टेंट लोगों तक पहुंचे हैं वे पानी तक नहीं रोक पाते। यानी लोग ठंड, बारिश और भूख तीनों से एक साथ लड़ रहे हैं। यूएन के मानवीय मामलों के कार्यालय ने भी बताया कि हाल की आंधी और तूफानों ने अस्थायी स्कूलों और राहत पहुंचाने वाली सड़कों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे मदद पहुंचाना और मुश्किल हो गया है। दिसंबर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टॉर्म बायरन ने करीब 65,000 परिवारों को सीधे प्रभावित किया और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को तुरंत शेल्टर सहायता की ज़रूरत की है। इसके ऊपर से गजा पर नाकेबंदी और बॉर्डर क्रॉसिंग बंद रहने की वजह से राहत सामग्री की आवाजाही बेहद सीमित कर दी गई है और कई देश और संस्थाएं इसे युद्ध विराम खुला उल्लंघन मार रही हैं। हालात यही नहीं रुकते, क्योंकि अब गजा में काम कर रही सहायता संस्थाओं पर नई पाबंदियों का खतरा भी सामने आ गया है। बताया यह गया है कि कुछ राहत संगठनों को ऑपरेट करने से रोकने की तैयारी की जा रही है, जिस पर विनाशकारी नतीजों की चेतावनी दी गई है। एक बड़े मेडिकल सहायता संगठन ने साफ कहा है कि अगर उन्हें और दूसरे समूहों को गजा और वेस्ट बैंक में काम से रोका गया तो सैकड़ों हजार लोग ज़रूरी इलाज से पूरी तरह कट जाएंगे। और इसी मुद्दे पर अरब और यूरोपीय देशों ने मांग की है कि मानवीय संगठनों को सस्टेनेबल, प्रेडिक्टेबल और बिना रोक टोक पहुंच दी जाए, खासकर इस कड़ाके की सर्दी में। लेकिन गजा की आग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी गूंज अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई देने लगी है। न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रमुख बेकरी चेन के कर्मचारियों ने यूनियन बनाने का ऐलान किया है और उन्होंने सिर्फ बेहतर सैलरी और सुरक्षा की बात नहीं की है, बल्कि कंपनी पर फिलिस्तीन के संदर्भ में नैतिक जिम्मेदारी का सवाल भी उठा दिया है।
बताया ये गया है कि ये बेकरी इजरायली स्वामित्व वाली है और शहर में इसके 6 स्टोर हैं, जहां करीब 275 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 30% से ज्यादा कर्मचारियों ने एक लेबर संगठन के साथ यूनियन कार्ड साइन किया है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि कार्यस्थल पर भेदभाव, खतरनाक हालात और अनुचित भुगतान नीतियां मौजूद हैं और यूनियन बनाने की कोशिश करने पर कर्मचारियों को डराया भी गया है। साथ ही कुछ आयोजकों ने यह भी कहा कि ये इजरायली झंडे वाली कुकीज बनाने और ऐसे फूड फेस्टिवल के लिए कैटरिंग से इनकार करेंगे जिनके बारे में उनका दावा है कि वे इजरायली सेना को फंड देने वाले संगठनों से जुड़े हैं। इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा हो गया है और कुछ समूहों ने यूनियन के खिलाफ खुली प्रतिक्रिया दी है। अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी एक नई भू राजनीतिक आग सुलगती दिख रही है। अब जब इजरायली विदेश मंत्री ने जनवरी 2026 में सोमालिया के अलगाववादी क्षेत्र सोमालीलैंड का दौरा किया और इस पूरा क्षेत्र हिल गया, क्योंकि इजराइल ने हाल ही में सोमालीलैंड को एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी और इस दौरे को कई देशों ने सोमालिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। इसके बाद सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया, कतर, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, नाइजीरिया और इस्लामी सहयोग संगठन समेत कई देशों ने संयुक्त बयान जारी करके इसे अवैध कदम बताया है और कहा है कि अलगाववादी एजेंडा पहले से नाजुक इलाके में आग में घी डालने का काम कर रहा है। सोमालीलैंड ने 1991 में खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था और उसने अपना प्रशासन, मुद्रा संस्थान बनाए, लेकिन उसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कभी नहीं मिली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल की दिलचस्पी इस इलाके में उसकी रणनीतिक लोकेशन की वजह से है, क्योंकि ये अदन की खाड़ी और लाल सागर के उस समुद्री रास्ते के पास है जहां से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है, जो पहले हूती हमलों के कारण संवेदनशील बना हुआ है। इस दौरे के दौरान दूतावास खोलने और राजदूत नियुक्त करने की बातें भी सामने आई हैं और कुछ रिपोर्टों में संभावित सैन्य बेस जैसी चर्चाओं का भी जिक्र हुआ है। हालांकि इन दावों से इनकार भी किया गया है। एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसी मौजूदगी को क्षेत्र में ताकत दिखाने के तौर पर देखा जा सकता है। अब अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। गजा में युद्ध विराम के नाम पर अगली लड़ाई की तैयारी, मानवीय संकट का एक और गहरा और राहत सामग्री एजेंसियों पर पाबंदियों का खतरा, दुनिया के बड़े शहरों में सामाजिक और श्रमिक आंदोलनों की गूंज और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नया कूटनीतिक भूचाल, ये सब दिखाता है कि 2026 की शुरुआत में दुनिया एक साथ कई ट्रिगर पॉइंट्स पर खड़ी है और आने वाले हफ्तों में ये हालात सिर्फ खबर नहीं रहेंगे बल्कि वैश्विक राजनीति और मानवता के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन सकते हैं। दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ अगली जंग की तैयारियां जमीन पर साफ नजर आने लगी हैं और इसी पूरी तस्वीर का सबसे डरावना चेहरा गजा बनता जा रहा है, जहां आने वाले हफ्तों में हालात और ज़्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के नियंत्रण वाला इलाका और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इजरायली सैन्य योजना में ये बात सामने आई है कि मार्च के महीने में एक नया और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है और इसके पीछे इजरायली पक्ष की दलील ये बताई जा रही है कि हमास को हथियार छोड़ने यानी डिसआर्म कराने में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है और इसी वजह से आगे सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है। इस पूरे समीकरण में एक और अहम संकेत ये भी है कि किसी बड़े ऑपरेशन के लिए वाशिंगटन की सहमति जैसे राजनीतिक पहलू भी बेहद अहम माने जा रहे हैं, यानी फैसला सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सत्ता के बड़े केंद्रों में भी पक रहा है। और इसी बीच हमास की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी कहानी को और जटिल बना दिया है। हमास के प्रवक्ता हाशिम कासिम ने कहा कि संगठन ने गजा पट्टी में प्रशासन चलाने वाली सभी सरकारी बॉडीज को भंग करने और उन्हें एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी को सौंपने का साफ फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि हमास ये संदेश देना चाहता है कि वे प्रशासनिक स्तर पर ट्रांजिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सत्ता से पीछे हटने का रास्ता भी खोल सकता है। लेकिन इसी के साथ हमास ने इजराइल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हमास का कहना है कि इजराइल युद्ध विराम समझौते का लगातार उल्लंघन कर रहा है और जानबूझकर दूसरे चरण में जाने की प्रक्रिया को रोक रहा है, जबकि अमेरिकी समर्थित योजना के दूसरे चरण में एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बल जैसी व्यवस्था का जिक्र भी किया गया था। लेकिन यही समीकरण बल अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि बताया यह गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की की भागीदारी का खुलकर विरोध किया है और इस वजह से अजरबैजान,
पाकिस्तान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे संभावित साझेदार देशों की सूची भी ठंडी पड़ सकती है। यानी जिस व्यवस्था को गजा में स्थिरता लाने का रास्ता बताया जा रहा था, वही अब टकराव की वजह बनती दिख रही है। लेकिन इस पूरी राजनीति से कहीं ज़्यादा डरावनी सच्चाई गजा के भीतर की मानवीय स्थिति है, जहाँ युद्ध विराम के दावों के बीच मौत और तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। बताया गया है कि सिर्फ 3 महीनों में युद्ध विराम के करीब 1200 उल्लंघनों में 439 फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें हवाई हमले, गोलीबारी और घरों को गिराया जा रहा है। और अगस्त 7 अक्टूबर 2023 के बाद की कुल तस्वीर देखें तो गजा में मरने वालों की संख्या 71,000 से ज़्यादा बताई जा रही है, जिनमें कम से कम 20,000 बच्चे शामिल बताए गए हैं। और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के मिट जाने की कहानी है। हज़ारों लोग अब भी मलबे के नीचे दबे बताए जा रहे हैं, क्योंकि बचाव एजेंसियों के पास भारी मशीनी तक नहीं है और सर्द मौसम ने हालात को और भी जानलेवा बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बाढ़ टूटते शेल्टर और कमजोर टेंटों के बीच हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। एजेंसी के प्रमुख ने साफ कहा है कि जो मदद पहुंच रही है वह जरूरत के मुकाबले बेहद कम है और जो टेंट लोगों तक पहुंचे हैं वे पानी तक नहीं रोक पाते। यानी लोग ठंड, बारिश और भूख तीनों से एक साथ लड़ रहे हैं। यूएन के मानवीय मामलों के कार्यालय ने भी बताया कि हाल की आंधी और तूफानों ने अस्थायी स्कूलों और राहत पहुंचाने वाली सड़कों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे मदद पहुंचाना और मुश्किल हो गया है। दिसंबर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टॉर्म बायरन ने करीब 65,000 परिवारों को सीधे प्रभावित किया और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को तुरंत शेल्टर सहायता की जरूरत की है। इसके ऊपर से गजा पर नाकेबंदी और बॉर्डर क्रॉसिंग बंद रहने की वजह से राहत सामग्री की आवाजाही बेहद सीमित कर दी गई है और कई देश और संस्थाएं इस युद्ध विराम खुला उल्लंघन मार रही हैं। हालात यही नहीं रुकते, क्योंकि अब गजा में काम कर रही सहायता संस्थाओं पर नई पाबंदियों का खतरा भी सामने आ गया है। बताया यह गया है कि कुछ राहत संगठनों को ऑपरेट करने से रोकने की तैयारी की जा रही है, जिस पर विनाशकारी नतीजों की चेतावनी दी गई है। एक बड़े मेडिकल सहायता संगठन ने साफ कहा है कि अगर उन्हें और दूसरे समूहों को गजा और वेस्ट बैंक में काम से रोका गया तो सैकड़ों हजार लोग जरूरी इलाज से पूरी तरह कट जाएंगे। और इसी मुद्दे पर अरब और यूरोपीय देशों ने मांग की है कि मानवीय संगठनों को सस्टेनेबल, प्रेडिक्टेबल और बिना रोक टोक पहुंच दी जाए, खासकर इस कड़ाके की सर्दी में। लेकिन गजा की आग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी गूंज अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई देने लगी है। न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रमुख बेकरी चेन के कर्मचारियों ने यूनियन बनाने का ऐलान किया है और उन्होंने सिर्फ बेहतर सैलरी और सुरक्षा की बात नहीं की है, बल्कि कंपनी पर फिलिस्तीन के संदर्भ में नैतिक जिम्मेदारी का सवाल भी उठा दिया है। बताया यह गया है कि ये बेकरी इजरायली स्वामित्व वाली है और शहर में इसके 6 स्टोर हैं, जहां करीब 275 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 30% से ज्यादा कर्मचारियों ने एक लेबर संगठन के साथ यूनियन कार्ड साइन किया है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि कार्यस्थल पर भेदभाव, खतरनाक हालात और अनुचित भुगतान नीतियां मौजूद हैं और यूनियन बनाने की कोशिश करने पर कर्मचारियों को डराया भी गया है। साथ ही कुछ आयोजकों ने यह भी कहा कि ये इजरायली झंडे वाली कुकीज बनाने और ऐसे फूड फेस्टिवल के लिए कैटरिंग से इनकार करेंगे जिनके बारे में उनका दावा है कि वे इजरायली सेना को फंड देने वाले संगठनों से जुड़े हैं। इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा हो गया है और कुछ समूहों ने यूनियन के खिलाफ खुली प्रतिक्रिया दी है। अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी एक नई भू राजनीतिक आग सुलगती दिख रही है। अब जब इजरायली विदेश मंत्री ने जनवरी 2026 में सोमालिया के अलगाववादी क्षेत्र सोमालीलैंड का दौरा किया और इस पूरा क्षेत्र हिल गया, क्योंकि इजराइल ने हाल ही में सोमालीलैंड को एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी और इस दौरे को कई देशों ने सोमालिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। इसके बाद सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया, कतर, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, नाइजीरिया और इस्लामी सहयोग संगठन समेत कई देशों ने संयुक्त बयान जारी करके इसे अवैध कदम बताया है और कहा है कि अलगाववादी एजेंडा पहले से नाजुक इलाके में आग में घी डालने का काम कर रहा है। सोमालीलैंड ने 1991 में खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था और उसने अपना प्रशासन, मुद्रा संस्थान बनाए, लेकिन उसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कभी नहीं मिली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल की दिलचस्पी इस इलाके में उसकी रणनीतिक लोकेशन की वजह से है, क्योंकि ये अदन की खाड़ी और लाल सागर के उस समुद्री रास्ते के पास है जहां से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है, जो पहले हूती हमलों के कारण संवेदनशील बना हुआ है। इस दौरे के दौरान दूतावास खोलने और राजदूत नियुक्त करने की बातें भी सामने आई हैं
और कुछ रिपोर्टों में संभावित सैन्य बेस जैसी चर्चाओं का भी जिक्र हुआ है। हालांकि इन दावों से इनकार भी किया गया है। एक्सपर्ट्स ने ये भी चेतावनी दी कि ऐसी मौजूदगी को क्षेत्र में ताकत दिखाने के तौर पर देखा जा सकता है। अब अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। गजा में युद्ध विराम के नाम पर अगली लड़ाई की तैयारी, मानवीय संकट का एक और गहरा और राहत सामग्री एजेंसियों पर पाबंदियों का खतरा, दुनिया के बड़े शहरों में सामाजिक और श्रमिक आंदोलनों की गूंज और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नया कूटनीतिक भूचाल, ये सब दिखाता है कि 2026 की शुरुआत में दुनिया एक साथ कई ट्रिगर पॉइंट्स पर खड़ी है और आने वाले हफ्तों में ये हालात सिर्फ खबर नहीं रहेंगे बल्कि वैश्विक राजनीति और मानवता के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन सकते हैं।